डोडो टीवी। एक टाउन में टैक्सी ड्राइवर का बड़ा सा ग्रुप रहता था। अलग अलग स्टेट से लोग रोजी रोटी के लिए अपनी फैमिली और उनके भविष्य के सपने लेकर वहां आते थे। धीरे धीरे किसी संगठन से जुड़कर भाईचारे के साथ एक परिवार की तरह जीवन यापन करते थे। एक बार सुदीप नाम का एक ड्राइवर कुछ दबंगों से रोड पर झगड़े में फंस गया। मारपीट के बीच थाने जाने की नौबत आ गई। तभी हरीश सामने आया और बात को संभाल कर मामले को वहीं रफा दफा कर दिया। मैं तो नया नया आया हूँ भाई, मुझे तो यहाँ का तौर तरीका कुछ नहीं पता। आपने मुझे बचा लिया, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ? अरे यहाँ पर कमाने खाने के लिए सब नए आते हैं। अगर हम एक दूसरे के काम ना आए तो कौन आएगा? शुक्रिया की जरूरत नहीं है। कभी जरूरत हो तो अक्सर कहना। इस प्रदेश में हम सभी एक दूसरे का परिवार हैं। तब से दोनों पक्के दोस्त बन गए। वो हमेशा एक दूसरे से मिल लेते थे और अगर नहीं मिल पाते तो फोन पर ही बात करते थे। एक बार हरीश इतना बिजी हो गया कि हफ्तों तक सुदीप से ना मिला, ना बात कर पाया। एक रात पैसेंजर को उसके घर छोड़कर लौटने लगा तो दोस्त सुदीप की याद आई। सोचा बहुत दिन हो गए, बात कर लेता हूँ। इसी बहाने ये सुनसान रास्ता भी कट जाएगा। फैमिली तो है नहीं, दोस्त के पास ही चलते, साथ में बढ़िया खाना खाएंगे और रात में बातें करते करते सो जाएंगे। सुदीप कहाँ हो? अरे हरीश भाई, मैं घर पर ही हूँ। ऐसा लग रहा है जमाने के बाद तुमसे बात हो रही है। हाँ, एक काम करो, आपकी दरी आ जाओ, खाना बना रहा हूँ, दोनों मिलकर खाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ हाँ भाई, मैं आ रहा हूँ। वो मेला लगा हुआ है ना, खूब पैसेंजर मिल रहे थे। आमदनी के चक्कर में बहुत थक गया हूँ दोस्त, नींद भी नहीं हुई ढंग से। आप हो कहाँ? कितनी देर लगेगी आने में? क्या क्या खाओगे बता दो, आपकी पसंद का ही बना के रखूंगा। मैं अभी बता रहा हूँ, पुरानी हवेली वाली पहाड़े के रास्ते पर हूँ, 1 घंटा लग जाएगा बस। अरे आप इतनी रात को उस रास्ते पे कैसे चले गए भाई? है तो इतना परेशान क्यों रहे हो? क्या है इस रास्ते पे? अरे पहले ही बहुत बार आया हूँ, लेकिन आज दिन में आया हूँ। दिन में तो कोई बात नहीं है यार, दिन में तो काफी गाड़ियां आती जाती रहती हैं। हवेली के पर्यटकों की वजह से भीड़ भाड़ भी रहती है। रात में सुनसान रास्ता होता है भैया, बड़ी खतरनाक है। कैसे बताऊं आपको? सेफ आ जाओ आप। बोल दो भाई, इतने परेशान क्यों रहे हो? बात क्या है? नहीं भैया, आपको नहीं पता, दोनों तेजी से गाड़ी चलाकर भगो वहां से। उस रास्ते पे 2 सिर वाली चुड़ैल रहती है, इतने लोगों को मार चुकी है। जिन लोगों को पता है ना, वो लोग रात में रास्ते पे आना जाना बंदी कर चुकी है। क्या भाई, तुम कौन से जमाने में जी रहे हो? बिल्कुल टेंशन मत लो, है तुम बस खाना बनाओ और सही सलामत तुम्हारे पास अभी आ 1 घंटे। हरीश फोन रखकर सोचता है कि क्या सचमुच भूत या चुड़ैल जैसी कोई चीज होती है। तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और एक महिला उसकी गाड़ी के ठीक सामने आ जाती है। मैडम, ऐसे अचानक सामने कैसे आ गई आप? कुछ हो जाता तो? करना भैया, कुछ हुआ नहीं ना, अब चलो। और वो औरत पीछे से सीट का दरवाजा खोलकर सुकून से बैठ जाती है। मैडम, आप कौन हैं और बिना पूछे गाड़ी में कैसे बैठ गई? आप प्लीज उतर जाइए। प्लीज भैया, मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ देना, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मेरा ड्राइवर मैकेनिक लेने गया है, लेकिन पहले ही काफी देर हो गई है और रात भी। फिर वो महिला आंखें बंद कर लेती है, सीट पर बैठे बैठे कुछ बड़बड़ाने लगती है। मैडम, आप उतर जाइए। पर वो महिला उसकी बातों को अनसुना कर देती है। अब हरीश को डर लगने लगता है, पसीने आने लगते हैं। दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आता। वो गाड़ी तेज स्पीड से भगाता है। कुछ दूरी के बाद रोड के किनारे खड़े एक बुजुर्ग ने हाथ दिया। कहां तक जाना है? एयरपोर्ट जाना है। खुश होकर उसे अगली सीट पर बिठा लेता है और
मन में सोचता है, चलो कोई तो मिला, ये महाशय सही वक्त पर आ गए, नहीं तो डर के मारे मेरी तो जान ही निकल जाती। वो बुजुर्ग बार बार उस औरत को देख ही रहे थे। उसे देखकर उन्हें भी डर लग रहा था। हरीश से पूछते हैं, ये ड्राइवर, ये औरत कौन है? सर, जब से गाड़ी में बैठी है तब से आंखें बंद किए हुए, मुझे अजीब लग रहा है। मैंने तो उतर जाने के लिए भी कहा था, पर बोली प्लीज एयरपोर्ट छोड़ दो भैया, बहुत देर हो गई है। 1 मिनट तुम गाड़ी रोको, मैं बात करता हूँ। उस औरत से हरीश को डर तो लग ही रहा था। उसने गाड़ी रोक दी। वो शख्स गेट खोलकर पिछली सीट पर महिला के साथ ही बैठ जाता है और महिला के कान में कुछ कहता है। वो महिला जो आंखें बंद किए हुई थी, चौंक कर अचानक आंखें खोलती है, लगभग चिल्लाते हुए, भैया रोक दो गाड़ी, मैं यहीं उतर जाऊंगी जहाँ मेरा ड्राइवर आ जाएगा। पक्का मैडम, उतार दूं यहीं? हाँ भैया, मैं मैनेज कर लूंगी, मुझे यहीं उतार दो। ये सुनकर हरीश ने गाड़ी रोक दी और वो औरत उतरकर वहां से चली गई। सर, आपने ऐसा क्या कह दिया मैडम से? वो इस तरह हड़बड़ा गई और उतरी गई कि मैंने पहले भी उतरने के लिए कहा था। कुछ देर सन्नाटा हो जाता है। उस अंधेरी रात में हरीश के लिए सन्नाटा भयभीत करने वाला था। सर, आप चुप क्यों गए? ऐसा क्या आपने मैडम को कह दिया था, बताइए ना। ऐसा कहते हुए हरीश ने पीछे मुड़कर देखा। मैंने कहा तुम चली जाओ, वरना तुम्हें भी इसके साथ मार दूंगी, तुम्हारा भी खून पी जाऊंगी और उसका मंत्र दोनों चले गए। अब तुम्हें कौन बचाएगा? और फिर उस बुजुर्ग की शक्ल बदलने लगी। उसके दांत राक्षस जैसे लंबे होने लगते हैं, बाल बुरी तरह बिखर जाते हैं। उसके लंबे नाखून थे, हाथ खून से सने हुए थे। पहले एक विकृत चेहरा बना, फिर तुरंत उसी तरह से उसे लगा दूसरा चेहरा, और दोनों के सिर पर बाल पहले से ज्यादा बड़े हो गए। तब सचमुच 2 सिर वाली चुड़ैल हरीश के सामने आ गई। हरीश की खिड़की बन गई। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो चुड़ैल उड़कर पीछे की सीट से आगे की सीट पर आ जाती है। उसके आगे आते ही गाड़ी के ब्रेक लग जाते हैं। जब से मैंने एक लड़की पर दया करके उसे छोड़ दिया, तब से मुझे एक भी जन का शिकार नहीं मिला। उसी ने जाकर सबको मेरे बारे में बता दिया होगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। पागल है क्या? अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मैं भूखी मर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए उसकी जीभ लपलपा रही थी। हरीश को ऊपर से नीचे तक ऐसे निहार रही थी मानो कब से उसने कोई हष्ट पुष्ट इंसान न खाया हो और उसे निगलने के लिए आतुर हो रही थी। देखो, इस जंगल में बहुत से जानवर हैं, थोड़े खा लो, कहो तुम्हें पकड़ के ला देता हूँ, पर मुझे छोड़ दो। जानवरों के शिकार से मुझे ताकत नहीं मिलती और इससे इंसानों में मेरा डर भी नहीं रहता। ये मेरा इलाका है, यहाँ जो आएगा वो मेरा शिकार जो बनेगा। ऐसा कहते हुए चुड़ैल हरीश को पकड़कर गाड़ी से बाहर निकल आती है। बोनट पर पटक पटक के उसकी गर्दन पर अपने बड़े बड़े दांत गढ़ा देती है। और अब मांस खाने और खून पीने का तो बहुत ही भयावह दृश्य सामने था। सुदीप दोस्त के लिए आशंकित था। सुबह जब गाड़ियां आने जाने लगी, तब सुदीप अपनी गाड़ी से वहां पहुंचा। पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। हरीश की डेड बॉडी के नाम पर वहां सिर्फ कुछ हड्डियां ही पड़ी थी, जहां तहां खून के दाग और निशान। गाड़ी से हरीश का लाइसेंस मिल गया था। चुड़ैल ने तो अपना काम कर दिया।
भाई जब पहले से पता है कि इस एरिया में नहीं आना है, फिर भी हीरो बनने के लिए पता नहीं क्यों चले आते लोग। लोगों की भलाई के लिए पुलिस ने उस रोड को पूरी तरह से सील कर दिया। रामदीन काका के पास धन दौलत की कमी नहीं थी। वो अपना नया घर बनवा रहे थे। घर की नींव की खुदाई के समय ही उस जमीन में कुछ हड्डियां दिख गई। ये हड्डियां मिलना ठीक नहीं है बाबू। अरे कुछ नहीं होता, मैं ऐसी बातें नहीं मानता है। सुनो जी, रहने दो। मेरी मानो तो ये जमीन बेचकर दूसरी जगह जमीन ले लो। अरे दिमाग खराब है, इतने मौके की जमीन बेच दूं? हैं? कुछ गांव वालों को जैसी इस बात की खबर हुई, सब भागे हुए आए। सुखदेव काका जो गांव के सरपंच थे, उन्होंने भी कहा कि कुसुम ठीक कह रही है। अरे औरतन की चले से कोई काम ना होए। घर बनना शुरू हो गया। तभी एक दिन मिस्त्री के सिर पर ईंट लग जाने से वो बेहोश हो गया। थोड़ा होश में आया तो बोला, मुझे क्या मालूम था कि वो हड्डियां ही मेरा खाल बनेगी। बापू सब लोग मना कर रहे हैं तो मान क्यों नहीं लेते? अबे तू भी इनकी बातों में आ गया। जल्दी इसको गाड़ी में बिठाओ और अस्पताल लेके जाओ। रामदीन ने किसी की नहीं सुनी। अपने अड़ियल और कंजूस स्वभाव के लिए वो पहले से ही बड़ा बदनाम था। भैया मैं तो यहाँ काम नहीं करूंगा। कौन अपनी जान जोखिम में डाले भैया? रामदीन दूसरे गांव से मजदूर देखता है। रामदीन रात दिन मजदूरों से काम करवाते एक दिन जैसे ही घर के लिए निकले, घर बन भी गया तो रह नहीं पाओगे। कौन है? सामने आओ। उनकी धोती किसी पत्थर में अटक जाती है और वो गिर पड़ते हैं। वो आ करते उठते हैं, देखते हैं घुटना छिल गया था। इतने सही डर गए। रामदीन अपने घर की तरफ भागते हैं, किसी को कुछ नहीं बताते। किसी तरह से 6 महीने में घर बनकर तैयार हो गया। रामदीन पूरे परिवार के साथ एक छोटा सा हवन करवाकर उसी में रहने आ गए। ना कोई भोज ना भात। रात में वो बरामदे में चारपाई डालकर लेट गए। आधी रात बीती थी। कौन है? कौन है? मेरी गर्दन छोड़ दो। क्या चाहिए तुम्हें? मेरी चारपाई कहाँ घसीट रहे हो? अरे मैं गिरा, कोई मुझे बचाओ। तुमने जमीन पर घर बनवाया ही क्यों? ये जमीन मेरी है। अरे कौन हो तुम? मैंने दिलावर को इस जमीन के पूरे 2 लाख रुपए दिए थे। उसने तो कहा था कि ये जमीन उसी की है। मैं इस जमीन पर किसी को नहीं रहने दूंगा। इस घर को छोड़ दो। अरे कोई है, मुझे बचाओ। वीरू को बुलाओ, उससे कह दो कि मेरी चारपाई अंदर डाल दे। यहाँ लगता है कोई भूत प्रेत है। क्या कहा? भूत? कहाँ है भूत? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब मना किया तो सुना नहीं, अब भुगतो। वीरू, वीरू, जल्दी आओ। क्या हुआ बापू? लगता है कि अगर भूता है, कोई मेरा गला दबा रहा था। मेरी आंखें खुली, वहाँ कोई नहीं था। एक बार चेतावनी दे रहा था, ये जमीन मेरी है, इसे छोड़ दो। मेरी चारपाई भी घसीट रहा था। बापू मैं आपके साथ यहीं सो जाता हूँ, आप आराम से सो जाओ। कुसुम तुम भी यहीं सो जाओ ना। सब सो गए। थोड़ी देर बाद ही सवेरा हो गया। अरे मेरी गर्दन छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुबह तो होने दो, कुछ सोचने का समय तो दे दो भाई। ये हुई ना बात। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का समय देता हूँ, उसके बाद तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अरे तुम मेरी गर्दन छोड़ो, मेरी सांस अटक रही है। क्या हुआ बापू? वीरू जरा जाकर बैद जी को बुला कर लाओ। और कुसुम तुम यहीं बैठो, मुझे अकेले मत छोड़ो। बापू वैद जी आ गए। क्या हुआ भाई? अभी कल ही तो तुमसे मुलाकात हुई थी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? अरे मुझे बड़ी कमजोरी लग रही है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही। कोई दवा दे दीजिए, इस पर
पर्ची में मैंने सब कुछ लिख दिया है। ओहो, अब समझा। वीरू, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दवा दे दूंगा। वीरू और वैद्य जी गांव से बाहर आ जाते हैं। वीरू, तुम्हारे बापू को इस नए घर में रहने वाले भूत ने जकड़ रखा है। इसका इलाज सिर्फ चंदन नगर के भगत जी सर्वेश्वर दयाल के पास ही है। दूर दूर से लोग उनके पास आते हैं। तुम अभी जाओ और उनको किसी तरह बुला कर लेके आओ। घर में किसी से इस बात की चर्चा नहीं करना, वरना भूत उनको भी डराएगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, उन्हें अकेले मत छोड़ना। वो भूत अकेले उन पर हावी हो रहा है। ये पर्ची भगत जी को दे देना। जाओ। बापू, ये दवा खा लो। माँ, मुझे अभी चंदन नगर जाना है, वहां से आने में देर हो जाएगी। वीरू अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए, माँ तुम बापू के पास ही बैठना, हाँ, और कहीं मत जाना। वीरू, सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, बस उनको अकेले मत छोड़ना। वीरू को चंदन नगर में भगत जी के घर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। वो दरवाजा खटखटाता है। कौन है भाई? दरवाजा खुला ही है, आ जाओ। कहां से आए हो और क्या चाहिए? वीरू वैद्य जी की दी हुई पर्ची को पकड़ाते हुए, मेरे पिता का नाम रामदीन है, मैं केशव नगर से आया हूँ। आपका बहुत नाम सुना है। मेरे बापू रात से ही भूत भूत चिल्ला रहे हैं। डर के बारे ठीक से कुछ बताते भी नहीं। वैद्य जी ने कहा आप ही कुछ कर सकते हैं। पर्ची पढ़कर मनी मन खुश होते हुए, ठीक है, चलो, कैसे जाना है? गाड़ी है मेरे पास, चलो। भगत जी अपने झोले में कुछ आवश्यक सामान डालकर तैयार हो जाते हैं। वीरू गाड़ी स्टार्ट करता है। भगत जी गाड़ी में बैठ जाते हैं और उसके घर पहुंच जाते हैं। आइए भगत जी। माँ बापू कहाँ हैं? अभी तक सो ही रहे हैं। चलो, उनके पास ही चलो, जरा पानी ले आओ। वीरू की मां पानी लेकर आती है। भगत जी पानी अपनी हाथों की अंजलि में लेकर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते हैं। ये प्रेत थोड़ा अड़ियल दिख रहा है। आप लोग कब से यहाँ रह रहे? भगत जी, कल ही तो हवन करवाया था और रात में बापू चीख पुकार मचाने लगे। रामदीन, रामदीन उठो, इधर देखो। रामदीन अचानक उठकर बैठ जाता है, बदली हुई भारी आवाज में। वीरू और उसकी मां आवाज सुनकर डर जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ भयभीत नजरों से देखते हैं। मैंने इसको मना किया था कि ये यहाँ नहीं रह सकता। तुम मेरे और इसके बीच मत पड़ो ना। तुमको रहने के लिए यही जगह क्यों चाहिए? इतना बड़ा गांव है, कहीं भी रह सकते हो। मैं क्यों जाऊं यहाँ से? इसी को जाना होगा। यहाँ से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। वीरू, जरा हवन की व्यवस्था करो, कैसे नहीं मानेगा। वीरू और उसकी मां पिछले दिन का रखा हुआ हवन सामग्री और हवन कुंड ले आते हैं। ये क्या कर रहे हो? आग नहीं जलाना। रामदीन तुरंत अपनी पत्नी के बालों को दोनों हाथों से पकड़कर खींचने लगता है। वीरू जैसे ही मां को बचाने जाता है, उसके सीने पर चढ़ जाता है। भगत जी हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके जैसे ही कुछ मंत्र जाप करने जाते हैं, अचानक सारी खिड़कियां और दरवाजे धड़धड़ाने लगते हैं। हवा की वजह से आग बुझ जाती है। रामदीन खिड़की की तरफ भागता है। तभी भगत जी का आसन हवा में उड़ने लगता है। वीरू, वो जल की बोतल पकड़ा दो। भभूत और अभिमंत्रित जल पूरे घर से लेकर बाहर तक छिड़क देते हैं। तब उनका आसन नीचे आ जाता है। भगत जी हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करते हुए ओम का उच्चारण करते हैं। मेरी बात सुनो। मैं कलकत्ते में एक जूट मिल में काम करता था।
रात दिन काम करके, ओवर टाइम करके अपने भाई को पैसे भेजता था। मेरा परिवार यहीं रहता था। धीरे धीरे उसने और मेरी पत्नी ने मिलकर ये जमीन अपने नाम से खरीद ली। मुझे भनक भी नहीं लगी। जूट मिल में तालाबंदी होने से मुझे गांव आना पड़ा। यहाँ आने पर मेरी पत्नी और भाई के रंग ढंग बदले देखकर मुझे कुछ शक हुआ। जब मैंने खोजबीन शुरू की तो दोनों ने मिलकर मुझे रात को सोते समय गला घोट कर मार दिया और इस जमीन में रातों रात दबा दिया। अब तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊं? तुम्हारे साथ वाकई बहुत बुरा हुआ, और अपनी पत्नी और भाई से बदला लेने के बजाय तुम इस बेकसूर आदमी से बदला क्यों ले रहे हो? इन दोनों को तो कब का खत्म कर दिया। अरे इस धुएं से तो मेरा दम घुटने लगा। मुझे क्यों जकड़ रखा है? मैं चला जाऊंगा, तुम मुझे छोड़ो। भगत जी लौंग और घी से हवन करते हैं। मैं जा रहा हूं, पर ध्यान रहे कि मेरी मुक्ति के लिए भी इस रामदीन को पूजा करवानी होगी। भगत जी 2 घंटे में पूजा समाप्त करके उठते हैं। बाबा, आपने मुझे बचा लिया, अब इसकी मुक्ति भी आप ही को करवानी होगी। दूसरे दिन उस प्रेत की मुक्ति के लिए भगत जी हवन करते हैं और रामदीन का घर प्रेत मुक्त हो जाता है। भगत जी जाने के लिए अपना छोला उठाते हैं, तभी रामदीन उनके पास 5000 की गड्डी और उनके लिए कपड़े लेकर आता है। भगत जी कहते हैं, अरे इसकी क्या जरूरत थी, आप ठीक हो गए, मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। बाहर आकर पैसे गिनते हैं। भगत जी अब बताओ किसका घर भूतिया करना है? चुप रहे मूर्ख, वरना सच में तुझे मुक्ति दिलवा दूंगा। तो समझे आप, वो घर भूतिया नहीं था। भगत जी और भूत दूसरे भूतिया घर की तलाश में निकल जाते। बहुत पहले की बात है, एक शिक्षित पढ़ा लिखा व्यक्ति गांव में अपना और अपने आने वाली पीढ़ी का अच्छा भविष्य तलाश कर रहा था। रामकिशोर सुदूर गांव से दूर जाकर ग्रेजुएशन कर चुका था। वो पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव वापस आया, लेकिन कोई रोजगार का जरिया ना मिला। पिताजी, मैं गांव में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। बाढ़ की मार खेती भी बर्बाद कर देती है। मुझे शहर जाकर जॉब ढूंढनी होगी। बात तो तुम्हारी 100% सच है। तुम्हारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। वैसे तुम सबके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा? भारी मन से पिता ने इजाजत दे दी। रामकिशोर के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, और दोनों दादा दादी के लाडले थे। सो तय हुआ कि वो लोग हर छुट्टी में गांव आते जाते रहे। गांव से दूर शहर के अच्छे स्कूल में रामकिशोर को टीचर की नौकरी मिल गई। अपने माता पिता से अलग होकर रामकिशोर परिवार के साथ शहर में शिफ्ट हो गए। समय का पहिया चलता रहा। हर छुट्टी में रामकिशोर अपने परिवार के साथ गांव आते और छुट्टियां खत्म करके शहर लौट जाते। अब उनका बेटा प्रखर और बेटी समता कॉलेज में पहुंच गए थे। पहले की तरह हर बार गांव जाना नहीं हो पाता था। कभी क्रैश कोर्स तो कभी ट्यूशन क्लासेस इसकी वजह बन जाते थे। बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे। प्रखर ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी। बेटी ने MBA में एडमिशन लिया था। प्रखर को नौकरी ज्वाइन करने में 2 महीने का टाइम बाकी था। पापा, मैं ये खाली टाइम दादा दादी के साथ गांव में बिताना चाहता हूँ। मैं गांव जा रहा हूँ। हाँ, क्यों नहीं, तेरे दादा दादी बहुत खुश हो जाएंगे। बिल्कुल जाओ। प्रखर खुश होकर गांव पहुंच गया। दादा दादी की खुशी का ठिकाना ना था। पोता फाइनली इंजीनियर जो बन गया था। जिन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए रामकिशोर शहर गया था, वो सपना प्रखर ने पूरा कर दिया। दादा दादी गांव के लोगों से तारीफ करते थकते नहीं थे। प्रखर दूसरे दिन तैयार होकर अपने गांव को देखने और बचपन के दिन याद करने घर से निकला। घूमता टहलता वो गांव के किनारे एक पुराने खंडर में पहुंचा। वहां अचानक जोर से हवा चलती है और उसके बगल से लड़कियां पीछे से आवाज देती है, प्रखर, प्रखर। प्रखर पीछे मुड़कर सोचता है,
ये मुझे कैसे जानती है? तुम मुझे कैसे जानती हो? मैं तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम कौन हो? कहाँ रहती हो? मेरा नाम स्तुति है। मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त, हम साथ खेलते थे। मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं। मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रखर, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? मैं तुम्हारी खास दोस्त हूँ। प्रखर अजीब सा महसूस करता है। वो उसे आकर्षक सी लगती है। वो मंत्र मुग्ध सा उसकी बात सुनता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर वशीकरण चलाया जा रहा हो। स्तुति, तुम्हारे माता पिता कौन है? कहाँ रहती हो? मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्रखर ऐसे उसकी बातों में, उसके प्यार में खो जाता है, मानो जैसे बरसों से उसे जानता हो। वो उतनी देर में ही अपनी पूरी सुध बुध खो देता है। हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। चलो, तुम्हें सब याद तो आया? शायद मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, क्योंकि मैं तुम्हें महसूस कर पा रहा हूँ, पर मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब याद दिला दूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कल इसी वक्त यहीं मिलना। इस प्रकार दोनों का प्रेम विलाप शुरू हो गया। प्रखर कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में ना रहा। दूसरे दिन वो फिर उसी जगह मिलते हैं। प्रखर पहले से इंतजार कर रहा होता है और फिर स्तुति आती है। हाय प्रखर। तुमने कितनी देर कर दी? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। अच्छा सुनो, तुम किसी को मेरे बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो मैं नाहक बदनाम हो जाऊंगी। तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा, पर मेरा क्या होगा ये जरूर सोचना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं समझ सकता हूँ। मैं क्यों किसी से कुछ भी कहूंगा भला? अब दोनों बिना किसी की परवाह किए एक दूसरे से मिलने लगे। उस लड़की को कोई ना तो जानता था ना पहचानता था। वो आते जाते किसी को नहीं दिखती थी। वो हवा की तरह प्रखर के बेडरूम तक पहुंचने लगी। प्रखर विवेकहीन की तरह उसका कठपुतली बन गया था। वो रेगुलर रात में आती और सुबह प्रखर के जागने से पहले चली जाती। उसके जाने के बाद प्रखर गुमसुम हो जाता। धीरे धीरे वो बीमार होने लग गया और उसका खाना पीना भी कम हो गया। प्रखर बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है? अच्छे भले आए थे, महीना भी नहीं हुआ और तुम महीनों के मरीज लग रहे हो। खाना पानी भी छोड़ दिया। नहीं दादाजी, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन दादा दादी को बेचैनी होने लगी। वो प्रखर को डॉक्टर के पास लेकर जाते। डॉक्टर ने चेकअप किया, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। कुछ टॉनिक और विटामिन दिए और वापस भेज दिया। लेकिन परेशानी ज्यों की त्यों बनी रही। मैं किसी को क्या बताऊं? स्तुति को कोई नहीं जानता। स्तुति बदनाम हो जाएगी, लेकिन मैं भी सहज नहीं हूं। प्रखर मानसिक और शारीरिक उलझन में था। दादी गांव के लोगों की सलाह पर एक दूर दराज के तांत्रिक को बुलाती है और अपने पोते की समस्या बताती है। तांत्रिक बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से सब देखते हैं। सच सच बता रहा, तुम कब से और कैसे उसके जंगल में फंसे? मैं तो अपने गांव घूमने निकला था। घूमते घूमते मैं पुराने खंडर में चला गया। न जाने कहां से वो आई और पीछे से उसने आवाज दिया था। फिर पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था।
मेरी अकल पर ताला पड़ गया था। सच में प्रखर भी स्तुति से छुटकारा ही चाहता था। वो भी परेशानी महसूस कर रहा था। तांत्रिक प्रखर की दादी को 2 दिन बाद का समय देता है और कुछ सामान मंगवाने को कहकर चला जाता है। अब वो भूत जो स्तुति बनकर आई थी प्रखर को पूरी तरह बीमार बना देती है और उससे कहती है, तुमने मेरे बारे में बताकर बहुत गलत किया। अब तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे मत मारो, मैंने क्या किया है? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? बेड पर लेटा हुआ प्रखर ऐसे ही 2 दिन तड़पता रहा कि तांत्रिक के आने से उस भूतनी को बहुत गुस्सा आ गया था। 2 दिन बाद तांत्रिक ने हवन कुंड बनाया, भूतनी को बुलाकर मुक्त करने की तैयारी शुरू की। कौन हो और क्यों इस प्रकार प्रखर की जान लेना चाहती हो? हवस के लिए किसी निर्दोष की जान? छी, मनहूस! पता क्या चाहिए? बच्चे की जान बख्श दे। जो चाहिए दे देंगे, वो ले ले। गांव को छोड़ के चली जा। स्तुति तेज हवा के साथ आती हुई बैठे हुए लोगों को महसूस होती है। मुझे प्रखर ही चाहिए। तांत्रिक, तू वापस जा, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा तुझे। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चै। देख ले, अब मैं जान से जाता हूँ या तू? अब ऐसा लगता है जैसे उस जगह भूचाल सा आता है। खूब तेज हवा चलती है और पूजा के सामान को उठाकर फेंक देती है, जैसे प्रलय आ गया हो। द्वार बंद होने और खुलने लगते हैं। सब तरफ खौफ ही खौफ। तांत्रिक को भी झंझोरती और पटकती है। प्रखर को तो पटक पटक कर पहले ही बेसुध कर दिया है। शैतान, दुष्टा, चुड़ैल, तू ऐसे नहीं मानेगी। और जोर जोर से चिल्लाते हुए मंत्र बोलकर एक जोरदार आहुति हवन में फेंकता है। लोगों को दूर हटने का इशारा करता है। सारे लोग बाहर डर जाते हैं। तांत्रिक भी संभल कर फिर से मंत्र लगातार बोलता है। ओम सिम होम क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम सिम होम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। थोड़ी देर यही सब चलता रहता है। देखते ही देखते स्थिति तड़पने लगती है। बस मैं प्रखर को छोड़ दूंगी, तुम मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो? कहां से आई और निर्दोषों को फंसाया करती हो? और पहले भी तुमने 2 लड़कों को प्रेम जाल में फंसाया है और मार डाला। लोग समझ भी नहीं पाए। मैं इतनी आसानी से छोड़ दूं? मुझे माफ कर दो। मैं एक तवायफ थी, इज्जत से घर बसाने की और इज्जत की जिंदगी जीना चाहती थी। बहुत पहले इसी गांव का ठाकुर मुझे शादी करने का वादा करके लाया था। मैं उसके साथ आ गई। उसके घर वालों ने मुझे स्वीकार करने से मना कर दिया। मैं उस ठाकुर से लड़ने लगी तो उसने मुझे मारकर गांव से दूर दफना दिया। बात बहुत पुरानी है और तुम कितनों को बर्बाद करोगी? तुम सीधे सीधे होनहार बच्चों को छोड़ दो। मुझे मुक्ति दे दो, मुझे माफ कर दो। मैं प्रखर को भी छोड़ दूंगी और अब किसी का कोई नुकसान नहीं करूंगी। फिर तेज हवा के साथ हवन कुंड में घूमता हुआ कुछ गिर जाता है। तेज लपटें उठती हैं और बड़ी दुर्गंध आती है। अब गई भूतनी, अब प्रखर सुखी हो जाएगा।